जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे इकोनॉमिक्स के सीरीज का दूसरा वीडियो है और आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र का विकास, जिसे इंग्लिश में डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थशास्त्र के विकास के माध्यम से हम लोग अर्थशास्त्र का या अर्थव्यवस्था का इतिहास का अध्ययन नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग अर्थशास्त्र के तथ्यों एवं ब्रांचों का आपके मस्तिष्क में फिट करने का प्रयास करेंगे कि अर्थशास्त्र के जो तथ्य होते हैं, ब्रांच होते हैं, वो आपके मस्तिष्क में फिट हो जाएं, आपके अंदर वो समझ पैदा हो जाए कि अर्थशास्त्र का विकास कैसे हुआ है और आज हम लोग कैसे अर्थशास्त्र के इस मॉडर्न युग में पहुंच गए हैं, ताकि इससे आपके प्रति अर्थशास्त्र के प्रति जो आपका नज़रिया है वो बदला नज़र आए। जो आपका अर्थशास्त्र के प्रति जो नज़रिया है कि ये कठिन विषय है, उसको मैं आसान बनाने का प्रयास करूँगा इस टॉपिक के माध्यम से। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो आइए देखते हैं कि अर्थशास्त्र का विकास कैसे हुआ है। जो अर्थशास्त्र का इतिहास रहा है, अर्थशास्त्र के विकास का इतिहास रहा है, उसके बीज हमें आर्थिक क्रियाकलाप या आर्थिक गतिविधियों में नज़र आएंगे। यानी कि अर्थशास्त्र का इतिहास आर्थिक क्रियाकलाप या आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। जो अर्थशास्त्र है इसका विकास, अर्थशास्त्र का विकास समाज के स्वरूप के साथ हुआ है। तो समाज के स्वरूप का विकास हम लोगों ने इतिहास में पढ़ रखे हैं, पॉलिटी में पढ़ रखे हैं, जो मैं पढ़ा चुका हूं पहले। तो आप लोग नहीं पढ़े तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो अर्थशास्त्र का विकास समाज के स्वरूप के साथ हुआ है। ये दोनों साथ चले हैं, यानी कि दोनों समानांतर चले हैं। जैसे रेल की दो पटरियाँ होती है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र का विकास और समाज का विकास दोनों साथ हुआ है। यानी कि जिस तरह का समाज होगा उस तरह का अर्थव्यवस्था होगा। इसका मतलब यही हुआ। अर्थशास्त्र हमारी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। अर्थशास्त्र का विकास समाज की प्रकृति से जुड़ा हुआ है, यानी कि समाज जिस प्रकार का होगा उस तरह का अर्थशास्त्र भी होगा। तो कैसे होगा हम लोग अभी देखेंगे। यानी कि आर्थिक गतिविधियों में उस क्रियाकलाप का अध्ययन करते हैं जिसमें अर्थोपार्जन होता है। तो यहाँ से समझते हैं कि कैसे अर्थोपार्जन की शुरुआत होती है। शुरुआत हमारा आदि मानव से होता है। आदि मानव क्या होते हैं? शिकारी होते हैं। ये किसी जानवर का शिकार करके आते हैं और उस शिकार को लेकर अपने परिवार के अंदर आते हैं और पूरा परिवार मिलकर उस खाना को खाता है, यानी उस शिकार को खाता है। यहाँ पर पत्नी भोजन बनाती है और बच्चे खाते हैं। तो यानी कि पति जो होता है, पुरुष जो होता है, पति जो होता है, वो शिकार करके लाता है जानवरों का, और पति पत्नी और बच्चे इसका सेवन करते हैं। तो यानी एक तरह से कहेंगे जो शिकार है यहाँ पर अर्थोपार्जन का रूप है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में यही अर्थोपार्जन था। धन जो होता है, जो धन होता है, यानी अर्थ जो होता है, इसके कई व्यापक रूप होते हैं। धन के अंतर्गत हम लोग शिकार ले लेंगे, भूमि ले लेंगे, आज की मुद्रा ले लेंगे। तो ये धन एक व्यापक शब्द है। तो उस समय जब शुरुआती दौर था, यानी कि आदिम अवस्था थी, उस समय अर्थोपार्जन शिकार के रूप में होता था और पूरा परिवार मिलकर इस शिकार को खाता था। जो हमारी माताएं होती है, बहनें होती है, वो भी अर्थशास्त्री होती है, घरेलू। ये कैसे होती है हम लोग बाद में देखेंगे। तो यानी कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्रियाकलाप हो रहा है। किस चीज़ का शिकार हो रहा है? तो एक तरह से क्रियाकलाप ही हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है। तो यहाँ से हमारी अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है, अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है, आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत होती है। तो शुरुआत में मनुष्य क्या करता है? शिकार करता है। शुरुआत में मनुष्य क्या करता है? शिकार करता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि किन पशुओं को शिकार करेगा, किन पशुओं को पालतू बनाएगा। जो पशुएं खतरनाक होती थी उनका शिकार कर लेता था। उसके बाद जो पशुएं जो इनके खतरनाक नहीं होती थी, इनसे जिनसे खतरा नहीं होता था, उनको ये पालतू बना लेते थे, जैसे कि गाय, भैंस, बकरा। तो यानी कि मनुष्य शुरुआत में क्या किया? शिकार किया। उसके बाद शिकार की अवस्था से मनुष्य पशुपालन युग में पहुँच जाता है। उसके बाद देखता है कि पेड़ पौधे कंदमूल हैं और उस पेड़ पौधे कंदमूल के फलों को ये खा लेता है। फलों को खाकर ये ज़मीन पे ऐसे ही फेंक देता है। तो उससे देखता है कि फिर से नए फल उग जाते हैं, बीज उत्पन्न हो जाते हैं। उसको बीज पे डालने से क्या हुआ कि बहुत सारे पेड़ पौधे फिर से फसल उगाई। तो इसको समझ में आया कि हम लोग कृषि भी कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ, यानी पशुपालन के साथ साथ मनुष्य क्या किया? कृषि की भी शुरुआत कर दी थी। तो फिर से पशुपालन और कृषि साथ साथ होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो मनुष्य हैं, नदियों के किनारे बसने लगे। हमने देखा था कि इतिहास की कक्षा में कि सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि होती थी, जिससे वहाँ पर फसल उत्पादन हो जाता था, जो कि मनुष्य और जानवरों के लिए भोजन की उपलब्धता हो जाती थी तथा वहाँ पर पानी की भी व्यवस्था हो जाती थी। तो यहाँ से सभ्यताओं का विकास की शुरुआत हो जाती है और मनुष्य का जीवन अस्थायी होने लगता है। जब मनुष्य अस्थायी हो जाएगा तो समाज का विकास होगा। समाज का विकास होगा तो नगरों का भी विकास धीरे धीरे होने लगेगा।
फिर नगरों का विकास, यानी कि शुरुआती दौर में क्या होगा, समाज का विकास होगा। वहीं समाज जब विकसित होगा तो वो कबीला का रूप में ले लेगा, और आज वर्तमान में बात करेंगे तो वो नगरों का रूप ले लिया है। ठीक है, इससे मनुष्य का जीवन जब अस्थायी होने लगा तो नगरों का भी विकास होने लगा, और नगर आगे चलकर किसके रूप में विकसित हो गए, राज्य के रूप में विकसित होने लगे। तो ठीक है, तो ये रहा अर्थशास्त्र का विकास का दौर, यहाँ से शुरू हुआ। तो शुरुआत में मनुष्य कैसे रहा, पहले शिकार किया, शिकार करके देखा कि बहुत सारा मांस बच जा रहा है, उस शिकार का जो हिस्सा बच जा रहा है, तो सोचा कि चलो अगले दिन भी खा लेते हैं, तो यानी कि संग्रहण करने लगा। तो यहाँ से मनुष्य के अंदर संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित हो गई और मनुष्य संग्राहक बना। जैसे कि आज कोई व्यक्ति पैसा कमाता है 1 लाख रुपए, तो सभी खर्च तो नहीं कर देता है ना, तो वो कुछ बैंक में जमा कर देता है। तो संग्रहण की प्रवृत्ति उस समय से ही थी। तो देख लीजिए कि बैंक का जो अस्तित्व है संग्रहण से ही होता है। तो मनुष्य पहले संग्राहक बना, संग्राहक बनने के बाद फिर उसके बाद क्या किया, पशुओं को पालना शुरुआत कर दिया, पशुपालक बना, और उसके बाद कृषक बना। इन सारी चीज़ें होने लगी तो चीज़ें अस्थायी होने लगी, तो मनुष्य का जीवन अस्थायी होने लगा, तो इसके साथ साथ क्या आ गया, धन का कॉन्सेप्ट आ गया। चीज़ें जब अस्थायी होगी तो उसका परिवार हो गया, उसके पास पशु हो गए, अनाज हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, धन का कॉन्सेप्ट आने लगा। अब इस धन की रक्षा करने के लिए कोई ना कोई प्रणाली तो होनी चाहिए। तो पहले कबीला था, वहीं चल के आगे चल के राज्य बन गया। ठीक है, तो राज्य क्या हुआ, इनके धन का, जब अस्थायी जीवन हुआ तो इनके धन का ये रक्षा करने लगे। अब राज्य तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना, तो राज्य कैसे रक्षा करेगा, तो सेना के माध्यम से रक्षा करेगा, तो सेना को भी तो खर्च देना पड़ेगा। तो ये जो व्यक्ति होते थे जिनका जीवन अस्थायी हो जाता था, ये राज्य को कर देते थे, टैक्स के रूप में देते थे, ताकि उनकी रक्षा हो सके। जैसे आज भी होता है, जैसे आज हमारे यहाँ बजट पास होता है ना, उसमें एक्सपेंडिचर होते हैं, जिसमें GST, IT ये सारे कर होते हैं, और इन्हीं कर के माध्यम से जो राज्य सरकारें हैं चाहे केंद्र सरकार है, आपकी रक्षा करती है, चीज़ों को व्यवस्थित करती है, सेना रखती है। तो सेना का खर्च कहाँ से निकलेगा, टैक्स के माध्यम से। तो टैक्स की व्यवस्थाएँ आई, ठीक है, टैक्स की व्यवस्थाएँ आई। अब धीरे धीरे देखेंगे कि उत्पादन जो है सरप्लस होने लगा, यानी कि उत्पादन जो होता है अधिशेष उत्पादन होने लगा। तो जो अधिशेष उत्पादन होने लगा, यानी कि खाने के अलावा जो चीज़ें बच जाती है वो अधिशेष उत्पादन के अंतर्गत आने लगी, यानी कि अपने उपयोग के अलावा जो चीज़ें बच गई वो अधिशेष उत्पादन के रूप में आने लगी। तो अधिशेष उत्पादन है कितने दिन तक रखेंगे, वो सड़ने लगेगा। तो इससे क्या हो गया कि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कि मान लिया कि मैं किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा हूँ, आलू का उत्पादन कर रहा हूँ, सामने वाला गेहूँ का उत्पादन कर रहा है, तो मैं हर चीज़ों का उत्पादन नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या हुआ कि चीज़ें इकट्ठा रखने से चीज़ें सड़ने लगी, तो एक दूसरे से आदान प्रदान करने लगे चीज़ों का, और वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ से विकसित होने लगी, जिसे हम लोग इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहते हैं। यानी कि अधिशेष उत्पादन की वजह से क्या हुआ कि चीज़ों का निर्यात किया जाने लगा और आयात किया जाने लगा। अधिशेष उत्पादन होगा तो आप किसी चीज़ को दूसरे को देंगे, उसके बदले आपको कोई दूसरा देगा, ठीक है, क्या, ताकि चीज़ें बर्बाद नहीं हो। तो ये पद्धति एक विकसित हो गई, जिसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि बार्टर सिस्टम होता क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, इसको समझते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था जो हमारी जो शुरुआत हुई थी, अर्थव्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी, शिकार की अवस्था से हुई थी, और आगे चल के किस रूप में व्यवस्थित हो गई, वस्तु विनिमय प्रणाली में। यानी कि अधिशेष उत्पादन होने लगा तो वस्तु विनिमय प्रणाली अस्तित्व में आ गई। तो वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें वस्तुओं का एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। चूँकि इस प्रणाली में विनिमय के लिए इच्छित वस्तु वाले व्यक्तियों की खोज करनी पड़ती थी। यानी कि किसी को गेहूँ की ज़रूरत है और उसके पास आलू है, ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, कि एक व्यक्ति है जिसको गेहूं की ज़रूरत है, एक व्यक्ति को आलू की ज़रूरत है, तो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। यही वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। यानी कि इच्छाओं का दोहरा संयोग होना चाहिए। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में गुड्स का लेन देन होता है, वस्तुओं का लेन देन होता है। इच्छाओं की दोहरी ज़रूरत न पूरा होने पर, न मिल पाने पर लोगों ने निर्णय लिया कि एक स्थान पर सभी अपने सामान लेकर आएंगे और एकत्र होकर उस सामान को बेचेंगे। इसमें से कुछ लोग बेचने वाले होंगे और कुछ लोग खरीदने वाले होंगे। इससे क्या हुआ कि बाजार अस्तित्व में आने लगा। यानी कि चूंकि इस प्रणाली में विनिमय के लिए इच्छित वस्तु वाले व्यक्तियों को खोज करनी पड़ती थी, इसलिए बाजार अस्तित्व में, ताकि वस्तु विनिमय के इच्छुक तमाम लोग अपनी अपनी वस्तुओं के साथ आकर एक जगह इकट्ठा हो सकें और वस्तुओं का विनिमय कर सकें।
ठीक है। आप लोग गांव में भी देखते होंगे कि पहले, मैं बचपन में अपनी कहानी बताता हूँ कि आइसक्रीम वाले आते थे, मलाई बर्फ़ जिसको बोलते हैं, तो हम लोग घर से आलू ले जाते थे, ठीक है। आलू के बदले वो आइसक्रीम दे देता था। आलू उसकी ज़रूरत होती थी, आइसक्रीम हमारी ज़रूरत होती थी। तो एक दूसरे से क्या हो रहा है, इच्छाओं का दोहरा संयोग हो रहा है और वस्तु विनिमय प्रणाली हो रही है। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली का रूप है, वास्तु नहीं वस्तु, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली यही है, ठीक है, इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। जब वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद बाजार अस्तित्व में आ गया और बाजार ने क्रय विक्रय को आसान बना दिया, यानी कि एक दूसरे को खरीदना और बेचना आसान बना दिया, क्योंकि इच्छाओं का दोहरा सहयोग यहाँ आसानी से मिल जा रहा था। उसके बाद इस बाज़ार में जानवर भी शामिल हो गए, ठीक है ना, इसमें जानवर भी शामिल होते चले गए। बहुत लंबे समय तक दुनिया की अर्थव्यवस्था विनिमय प्रणाली से होती रही, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली है, बहुत लंबे समय तक दुनिया की अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय प्रणाली पर चलती रही, पर इसकी भी कुछ कमियां थी, यानी कि इच्छाओं के दोहरे संयोग न मिल पाने के कारण एक दूसरे की चीज़ें खरीद नहीं पाते थे। और इसमें मान लिया कि एक बराबर तौल की सामान नहीं होती थी। किसी को मान लिया 1 किलो गेहूँ चाहिए, सामने वाले को एक 1.5 किलो उसके पास तिलहन है, तो कैसे एक दूसरे को एक बराबर चीज़ें दे पाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो ये बहुत सारी, इसमें भी बहुत सारी कमियाँ थी। बहुत लंबे समय दुनिया की अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय प्रणाली पर चलती रही, पर इसकी भी कुछ कमियाँ थी। इसके बाद क्या हुआ कि सिक्के बनने लगे, और ये सिक्के जो बनने लगे इनके भी कुछ कमियाँ थी, क्योंकि इसके बाद धातु के सिक्के अस्तित्व में आए, जिनके मूल्य उस धातु के मूल्य के बराबर होता था, जिसमें वो ढले होते थे। लेकिन इसकी भी क्या कमियाँ थी कि बहुत लंबे समय तक जो सिक्के चलते थे, उदाहरण के लिए मान के चलते हैं कि बहुत लंबे समय तक चलने वाले सिक्के के कारण उसमें मूल्य ह्रास हो जाता था। जो धातु के सिक्के होते थे वो धीरे धीरे घिसने शुरुआत हो जाती थी, तो उस धातु का जो सिक्का होता था उसका मूल्य ह्रास हो जाता था। उसके बाद बड़ी धनराशि साथ लेकर हम लोग नहीं चल सकते थे, यानी कि ढेर सारा सिक्का एक साथ कैसे लेकर चल सकते थे, और बहुत सारी धातुओं की उपलब्धता भी नहीं होती थी हर समय पर। तो ये सारी थोड़ी सी कमियां थी इसमें सिक्के वाली प्रणाली में। तो मैं देख रहे हैं हमारी जो अर्थव्यवस्था की शुरुआत कहाँ से होती है, शिकार करने से। शिकार करने के बाद कहाँ से शुरुआत, फिर दूसरा स्टेज कौन सा है, वस्तु विनिमय प्रणाली। और वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद धातु के सिक्कों का प्रचलन हमारे सामने दिखाई देता है। इसके बाद आता है टोकन मुद्रा की शुरुआत। टोकन मुद्रा का हम लोग सांकेतिक मुद्रा भी कहते हैं। ये जो टोकन मुद्रा होती है ये वास्तविक मूल्य इसके नहीं होते हैं, ठीक है, इसके वास्तविक मूल्य नहीं होते हैं। इनके कुछ टोकन मुद्रा आते हैं, ठीक है, इनके कुछ वास्तविक मूल्य नहीं होते हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि हमारे पास जो टोकन मुद्रा होती है इनके कुछ वास्तविक मूल्य नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वास्तविक मूल्य उस वस्तु के मूल्य से संबंधित नहीं होता है जिससे वो बना होता है, ठीक है ना। ये मान लीजिए जैसे कि कहता है ना कि 100 रुपये का नोट होता है, उस पर लिखा रहता है कि मैं धारक को वचन देता हूँ कि, देखते हैं 100 रुपये के नोट पर ये RBI के गवर्नर जो होते हैं वो क्या कहते हैं, मैं धारक को वचन देता हूँ, ये लाइन बोलते हैं ना, मैं धारक को 100 रुपये का अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये क्या है, ये टोकन मुद्रा का प्रकार है, ठीक है। टोकन मुद्रा का प्रकार ये अगला विकसित हुआ सिक्के के मुद्रा के बाद से। इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अंततः टोकन मुद्रा का उपयोग शुरू हुआ जिसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता था। दूसरे शब्दों में कहें तो जिसका वास्तविक मूल्य उस वस्तु के मूल्य से संबंधित नहीं होता जिससे वो बना होता है, ये टोकन मुद्रा का प्रकार हुआ। तो देख रहे हैं कैसे कैसे हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। तो सबसे पहले शिकार, फिर उसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली जिसे बार्टर सिस्टम कहते हैं, उसके बाद धातु की मुद्रा का प्रचलन, उसके बाद किस चीज़ का हुआ, टोकन मुद्रा, जो कि 100 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट, इस तरह का डॉलर, इस तरह का आपके पास आता है। परंतु राज्य व्यवस्था सुदृढ़ हो, धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो होते हैं राज्य व्यवस्था सुदृढ़ होती चली गई, तो सांकेतिक मुद्रा में काम करने लगे। और ये जो सांकेतिक मुद्रा है औद्योगिक क्रांति से थोड़ा सा पहले और औद्योगिक के समय के बाद के प्रचलन में यह आई थी। ये जो टोकन मुद्रा है कब आई थी, औद्योगिक क्रांति के थोड़ा सा पहले के रूप में आई हुई थी, थोड़ा सा पहले समय, ठीक है। औद्योगिक समय के बाद ये थोड़ा थोड़ा प्रचलन में बढ़ने लगा, ठीक है, औद्योगिक उत्पादन के बाद। उसके बाद कहते हैं कि उत्पादन अलग तरीके से बढ़ने लगता है और हम कृषि व्यवस्था से दस्तकारी व्यवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। दस्तकारी व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जो हाथ से बनाया जाता है, जिसमें जूता, कपड़ा, घड़ा, ये सब सारे चीज़ें आने लगती है, ठीक है।
हर व्यक्ति अपना सामान नहीं बेच सकता, ठीक है ना। तो देखेंगे मध्यकाल में इन लोगों का संघ बनने लगा था दस्तकारी व्यवस्था का, तो हर व्यक्ति अपना अपना सामान नहीं बेच सकता, इसलिए मध्यस्थ की ज़रूरत पड़ने लगी और दुकानदार हमारे सामने आने लगे दस्तकारी व्यवस्था के रूप में। अगर आज दुकानदार के रूप में बात करें तो शोरूम, सुपरमार्केट हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का देख रेख करेगा तो राज्य टैक्स लगाएगा और टैक्स का दायरा धीरे धीरे बढ़ने भी लगा था। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो आज वर्तमान में सांकेतिक मुद्रा चल रहा है, सांकेतिक मुद्रा आने से सांकेतिक मुद्रा बाजार आने से क्रय विक्रय आसान होने लगा था और राज्य जो होता है सांकेतिक मुद्रा या बाजार में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था और लॉ एंड ऑर्डर ये अपना निभाता था और राज्य को कई तरह के टैक्स मिलने लगे थे, ठीक है। राज्य को कई तरह से टैक्स भी मिलने लगे थे, तो टैक्स का दायरा बढ़ने लगा था। अब देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे कि हमने कहा कि औद्योगिक क्रांति से उत्पादन के तरीके बदल गए थे। औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन सरप्लस होने लगा था तो व्यापार भी बढ़ने लगेगा और व्यापार बढ़ने लगा तो जो व्यापार स्थानीय स्तर से होता था, जो कि बार्टर सिस्टम में था, ना, ये स्थानीय स्तर से बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच चुका था, जो कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में देख चुके थे, ठीक है। और औद्योगिक क्रांति काल में बहुत सारा धन इकट्ठा होने लगा धीरे धीरे। तो जैसे कि उत्पादन बढ़ेगा, अब उत्पादन बढ़ेगा भाई, तो उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा कि बहुत सारा चीज़ों का उत्पादन होगा तो धन भी तो इकट्ठा होगा। औद्योगिक क्रांति के कारण धन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए क्या होगा, धन को सुरक्षा के लिए भी तो कोई संस्था चाहिए, ठीक है। धन की सुरक्षा के लिए तो कोई संस्था चाहिए, तो उसके लिए बैंक हमारे सामने दिखाई देते हैं आज वर्तमान में। और पास्ट में बात करें तो साहूकार या महाजन हमें दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। बैंक या साहूकार साहूकार या महाजन में पुरानी व्यवस्था में दिखाई देते हैं और आज वर्तमान में बैंक हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये जो बैंकिंग से व्यवस्था है, साहूकार है, ज़रूरत पड़ने पर हमें ऋण देती थी, ठीक है। तो ऋण देती थी और ऋण से बहुत सारे चीज़ों का विकास होने लगा, औद्योगिक विकास होने लगा और बहुत ज़्यादा उद्योगों का विकास होने लगा। तो उसके लिए क्या हुआ, उद्योगों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ज़मीन की व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ज़मीन के बदले क्या दिया जाएगा, रेंट दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक साइकिल बनता चला जा रहा है। बैंक अस्तित्व में आने के बाद व्यापार फैलने लगा और व्यापार फैलने लगा, जब औद्योगिक उत्पादन होने लगा तो उत्पादन का स्वरूप भी बदलने लगा और इस उद्योग को लगाने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़मीन अपना नहीं हो तो क्या होगा, रेंट पे लेना होगा, ठीक है, किराए पे लेना होगा। तो यहाँ से देखेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें दिखाई देने लगा। तो यानी कि लैंड अगर हमारे पास नहीं है तो उसके बदले हम लोग रेंट देंगे, ठीक है, रेंट देंगे। अगर कोई मान लें कि उद्योग लगा रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई उद्योग लगाना चाहते हैं हम लोग, बैंक से ऋण लेकर उद्योग लगाना चाहते हैं, तो क्या होगा कि लैंड जो है ये किराए पे लेंगे। लैंड जो किराए पे होगा तो उसके बदले हम लोग क्या देंगे, रेंट देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लेबर भी तो रखेंगे ना, तो लेबर को क्या देंगे, वेजेस देंगे, वेतन देंगे, ठीक है। और जो कैपिटल लिए हैं बैंक से, उसके बदले हम लोग क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो देख रहे हैं, तो ये जो कैपिटल है अन्य तरह से विकसित होने लगे, जैसे पूंजी बाजार आया, श्रम बाजार आया, शेयर बाजार आया। यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगी, अर्थव्यवस्था जटिल होती चली गई। जो व्यवस्था हमारी शिकार से शुरू हुई थी, उसके बाद कहाँ से शुरू हुई थी, शिकार से शुरू हुई थी, उसके बाद धातु के सिक्के चले, टोकन के सिक्के चले, जो सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पूंजी बाजार विकसित होने लगा, पूंजी बाजार, श्रम बाजार विकसित होने लगा, शेयर बाजार विकसित होने लगा और यहाँ से हम लोग पूंजी का उगाही करने लगे और अर्थव्यवस्था यहाँ से हमारी जटिल होती चली गई, जिसे हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। उत्पादन के कितने कारक होंगे, लैंड के बदले हम लोग रेंट देंगे, लेबर के बदले वेजेस देंगे, कैपिटल के बदले हम लोग इंटरेस्ट देंगे। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता बोलेंगे, जिसके बदले हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं। लैंड, लेबर एंड कैपिटल का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। ये जो होता है उद्योगपति हमारे सामने नजर आएंगे और इन तीनों लैंड, लेबर और कैपिटल को एकत्र करके, इन चीज़ों का उपयोग करके और उत्पादन करेंगे, उत्पादन की शुरुआत कर देंगे और क्योंकि ये रिस्क ले रहे हैं तो उनके बदले ये प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये रहा उत्पादन के कारक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
इससे क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि अब कंपनियां क्या होगी या उद्यमी क्या होंगे कि मनमाने ढंग से प्रॉफिट कमाने लगेंगे या भ्रष्टाचार करने लगेंगे। तो उन सब चीज़ों के लिए धोखाधड़ी करने लगेंगे। तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए संस्थाएं विकसित होगी। जैसे हमें सेबी नज़र आएगा, जो अथॉरिटी कुछ रहेगा वो शेयर मार्केट को या पूंजी बाजार को वो रेगुलेट करेगा। तो इन बाज़ारों को नियंत्रित करने के लिए अथॉरिटी आई, कोर्ट कचहरी आए। तो धीरे धीरे ये अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ती चली गई यहाँ से। ठीक है, तो देख रहे हैं तो अर्थव्यवस्था कितनी अब धीरे धीरे जटिल होती चली जा रही है, जो कि शिकार व्यवस्था से अब पूंजी बाजार में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो इस तरह हम देखेंगे कि जो अर्थशास्त्र है क्या कर रहा है, मूल्य का निर्धारण कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहा है कि किन वस्तुओं का डिमांड है, किन वस्तुओं की सप्लाई की जानी चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों का ये कर रहा है। और मान लिया कि एक व्यक्ति है किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है और उसी वस्तु का उत्पादन दूसरा व्यक्ति भी करेगा। ठीक है, दूसरा व्यक्ति भी करेगा। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में कट थ्रोट यानी गला काट प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाएगी। तो गला काट प्रतियोगिता उत्पन्न होगी तो क्या करेंगे कि वो चीज़ों को सस्ता करते चले जाएंगे, अपनी चीज़ों के मेरी सामान समाज बाज़ार में बिके। इसके लिए क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाना होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाना होगा, क्योंकि वो अपने घाटे पर तो वस्तुओं को नहीं बेचेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाने के लिए वो क्या करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, जिसे इंग्लिश में R&D कहते हैं, R&D कहते हैं। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो धीरे देख रहे हैं अर्थशास्त्र किन की चीज़ों का कर रहा है, मूल्य का निर्धारण कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी स्थानीय स्तर से शुरू हुई, फिर गांव में, उसके बाद शहर में, फिर देश में, एक देश से दूसरे देश में पहुंचकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई। और आज हम लोग उदारीकरण की बात करते हैं। तो उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि अपने बाज़ार तक सीमित ना रहकर दुनिया के बाज़ार तक फैल जाना। तो देख रहे हैं हमारा जो बाज़ार स्थानीय स्तर से दुनिया के बाज़ार तक फैल गया, और दुनिया के बाज़ार तक हम लोग फैलेंगे तो वहाँ भी बहुत सारी दुविधाएं, समस्याएं उत्पन्न होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रेगुलेट करने के लिए संस्थाएं भी विकसित होगी। तो WTO हमारे सामने दिखाई देते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने नज़र आते हैं। तो जहाँ हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की शुरुआत संग्रहण की प्रवृत्ति से होती है, वो संग्रहण की प्रवृत्ति से पहुँचकर WTO तक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक पहुँच चुकी है। तो संग्रहण के साथ हमारे अर्थव्यवस्था का अध्ययन शुरू होता है। संग्रहण के साथ क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था का अध्ययन शुरू होता है। वस्तुओं के संग्रहण के बीज, जो हम लोगों ने वस्तुओं का संग्रहण करना शुरू किया था, वस्तुओं के संग्रहण के बीज अर्थव्यवस्था की ज़मीन पर उतारा गया तो ये धीरे धीरे पौधा बन गया, और पौधा अंकुरित होकर एक बहुत सारी शाखाओं में निकलते हुए एक पेड़ बन गया, और पेड़ बड़ा रूप लेकर वट वृक्ष बन गया। मैं थोड़ा सा साहित्यिक अंदाज में इस अर्थव्यवस्था के विकास को बताया। यानी कि जो संग्रहण की प्रवृत्ति थी, हम अर्थव्यवस्था की ज़मीन पर उतारते हैं, तो ये जो अर्थव्यवस्था की ज़मीन है इस संग्रहण की प्रवृत्ति को अंकुरित करके बड़ा कर देता है, बड़ी शाखाओं में निकाल देता है, और ये बहुत बड़ा वट वृक्ष का रूप ले लेता है। तो ये रहा अर्थव्यवस्था का विकास। तो अर्थव्यवस्था की 3 भुजाएं हमें यहाँ पर नजर आएगी, व्यक्ति और समाज। शुरुआत तो व्यक्ति और समाज से होता है, जो कि उपभोक्ता वर्ग कहलाता है। उसके बाद बाजार विकसित होते हैं, और यहाँ पर वस्तुओं का खरीद फरोख्त होता है, और बाजार के मांग के अनुसार ही वस्तुओं का उत्पादन होता है, मूल्य का निर्धारण होता है। उसके बाद तीसरी चीज़ होती है राज्य। राज्य की नीतियाँ ही अर्थव्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण करती है, और इस तरह से जो हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था है अस्तित्व में आता है, क्योंकि राज्य की नीतियाँ ही रोजगार, बैंक रेट, टैक्स, आयात निर्यात को निर्धारित करती है। और इस तरह से जो हमारी वर्तमान अर्थशास्त्र है वर्तमान अर्थशास्त्र का अस्तित्व में आना हमें दिखाई देता है। तो देख रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था का विकास कहाँ से होती है, संग्रहण से शुरू होती है, और आज उदारीकरण तक पहुँच चुकी है। तो ये रहा अर्थशास्त्र का विकास। ठीक है, तो ये हम लोगों ने शुरू से में देखा था कि कैसे अर्थव्यवस्था का विकास हमारी शुरुआत होती है, कहाँ से शिकार युग से शुरू होता है, फिर उसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली में पहुँचता है, फिर धातु के सिक्कों का प्रचलन होता है, फिर टोकन मुद्रा का होता है। ठीक है, फिर दस्तकारी व्यवस्था का वो रूप ले लेता है। ठीक है, उसके बाद औद्योगिक क्रांति होती है, जो कि उत्पादन के स्वरूप को बदल देता है, सरप्लस उत्पादन होता है, तो व्यापार स्थानीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाता है, और उद्योगपतियों को धन की जरूरत पड़ेगी, या जो धन कमाया गया है उसको रखने की जरूरत पड़ेगी, तो बैंकिंग व्यवस्था अस्तित्व में आती है। ठीक है, उसके बाद लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे।
उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अर्थशास्त्र किन किन चीज़ों का निर्धारण करता है और अर्थशास्त्र की 3 भुजाएं कौन कौन होती है। तो ये रहा अर्थशास्त्र का विकास का इतिहास। कल हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है, यानी कि अर्थशास्त्र बनाम अर्थव्यवस्था को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।